हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास के मैं दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था वृद्धि एवं विकास के बारे में। हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो वृद्धि एवं विकास में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, इनमें अंतर क्या होता है और जो विकास की अवस्थाएं हैं मैंने उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर ये चीज देखनी है तो प्रीवियस वीडियो मेरा जाकर के देख सकते हैं। मेरे चैनल पे लिस्ट बनी हुई है बाल विकास के नाम से, तो वहां पर दो वीडियोस आपको पड़े होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे उन अवस्थाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे शैशवावस्था की बात करें, शैशवावस्था की बात करें तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे ना फ्रायड और वाटसन के दो इंपॉर्टेंट कथन है, उनको भी हम देख लेते हैं। फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। वाटसन क्या कहते हैं? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, मतलब शैशवावस्था की उन्होंने विशेषता बताई है कि इसमें सीखना और विकास की जो तीव्रता होती है वो अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। किसने कहा है? ये वाटसन ने कहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे शैशवावस्था के बारे में और शैशवावस्था के क्या विशिष्ट गुण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो शैशवावस्था में सबसे पहले हम बात कर लें शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके का होता है, मतलब शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या वेट होता है, क्या लंबाई होती है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो शैशवावस्था में बच्चे का जो भार होता है वो लगभग 3 से 4 किलोग्राम होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें लंबाई जो होती है वो 1.5 से 3/4 फीट तक इसकी लंबाई होती है। मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क का जो भार है वो कितना होता है? 350 ग्राम होता है। इसके अलावा देखा जाए तो 6 माह बाद बच्चों के दूध के दांत निकल आते हैं। 1 वर्ष में बच्चे के 8 दांत निकल आते हैं। 4 वर्ष में अस्थायी दांत निकल आते हैं, जो कितने होते हैं? 20 होते हैं। और 6 वर्ष में बच्चे के स्थायी दांत आ जाते हैं। ये मैंने आपको यहां बता दिया। और जन्म के साथ बालक की जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? 270 होती हैं। जन्म के समय बच्चे की धड़कन जो होती है वो कितनी होती है? 140 होती है। ये भी चीज ध्यान रखना। और शैशवावस्था को हम निर्माण काल भी कहते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं अलग से। क्या कहते हैं? निर्माण काल भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे यहां पर इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा संवेदी इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। संवेदी इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। इसके अलावा वस्तु स्थायित्व का गुण जो है इसी अवस्था में पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व समझते हो कि वस्तु, जब बच्चा किसी वस्तु को देखता है तो उसका जो चित्र है उसके मस्तिष्क में बन जाता है। जैसे कोई वस्तु हम छुपाते हैं तो बच्चा उस वस्तु को ढूंढ लेता है, तो इसी को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। इसमें आपका संवेगों का विकास अभी हम बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन संवेग होते हैं इसमें? भय होते हैं, क्रोध होता है, प्रेम होता है, पीड़ा होती है। ये चार संवेग शैशवावस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसा होता है। तो भाई शैशवावस्था में अगर हम मानसिक विकास के बारे में बात करें तो यहां पर आप देखो कि 2 वर्ष में बालक के अंदर 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्रो ने क्या कहा है? बच्चों को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। इसके अलावा हम बात करें फ्रायड ने कहा है बालक को जो कुछ बनना होता है वो, ये में हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, आगे हम बात करें, एक चीज यहां पे और ध्यान रखना। यहां पे आपसे पूछता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जन्म के समय बालक का जो भार कितना होता है। तो जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो 7.15 पौंड में, अगर आप पूछे तो ये ध्यान रखना 7.15 पौंड होता है। ठीक है, किसका? बालक का। बालिका का देखा जाए तो 7.13 पाउंड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मस्तिष्क का भार तो मैंने आपको बता ही दिया था, जन्म के समय मस्तिष्क का भार जो है 350 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बाल अवस्था के बारे में। देखो बाल अवस्था जो होती है वो 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था को बाल अवस्था माना जाता है।
और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बालकों की लंबाई जो होती है वो 2 से 3 इंच प्रति वर्ष बालकों की लंबाई बढ़ती है। 2 से 3 इंच प्रति वर्ष बालकों की लंबाई यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो लंबाई की बात होगी। अगर हम भार की बात करें तो भार में बच्चे का जो भार होता है वो बाल अवस्था के अंतिम चरण तक 80 से 85 पाउंड तक पहुंच जाता है। आपको पता है कि एक पाउंड में जो होते हैं 450 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ग्राम में निकालना चाहते हो या किलोग्राम में निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें मस्तिष्क की बारे में बात करें तो यहाँ पे शरीर के भार का 10% भाग जो होता है वो मस्तिष्क का होता है। किसमें, बाल अवस्था में। ठीक है, इसके अलावा बात करें हड्डियां कितनी जाती हैं, हड्डियां जो होती है 350 होती हैं, दांत 32 जाते हैं और हृदय की धड़कन कितनी होती है, 85 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 85 कब होती है, 85 1 मिनट में, 1 मिनट में 85 बार धड़कता है। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं धड़कन के बारे में तो वो पर मिनट के हिसाब से ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें बाल अवस्था की अवशेषताएं, इसको हम अनोखा आयु का काल भी कहते हैं, पुरस्कार व दंड की अवस्था भी कहते हैं, जिज्ञासा इसमें उत्पन्न होती है, मूर्त वस्तुओं पर सोचने की क्षमता का विकास होता है, आवृत्तियों को पहचानना इस अवस्था में होता है, सहयोग, प्रेम व सहानुभूति का निर्माण होता है, दूसरों का निरीक्षण करके बच्चा इस अवस्था में सीखता है, मित्रों की संगति होती है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है तो बाल अवस्था को कहा जाता है, आज्ञाकारिता भी इसी अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर हमने शैशवावस्था की विशेषता के बारे में बात नहीं की थी, तो शैशवावस्था की विशेषता यहाँ पे आप देख लो, ये तो बाल अवस्था की विशेषताएं होंगी, यहाँ पे आप देख लो शैशवावस्था की विशेषताएं। इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है, विकास तीव्र गति से होता है, बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है और आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। शैशवावस्था की विशेषताएं ध्यान रखता है, जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ठीक है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। तो ऑडिपस क्या होता है, लड़के माता के प्रति आकर्षित रहते हैं और पिता से द्वेष की भावना रखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिपस कहते हैं। इलेक्ट्रा क्या होता है, लड़की पिता से आकर्षित होती है, माता से द्वेष की भावना रखती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा। ये क्या होता है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या है, ग्रंथि है। ये किसने बताई थी, फ्रायड ने दी थी। ठीक है, फ्रायड ने बताया था कि बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जो बालक होते हैं उनमें ऑडिपस पाई जाती है और बालिकाएं होती है उसमें इलेक्ट्रा पाई जाती है। ऑडिपस क्या होता है, लड़के माता के प्रति आकर्षित होते हैं, उसे ऑडिपस कहते हैं, और इलेक्ट्रा क्या है, लड़की पिता से आकर्षित होती है, उसे हम इलेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कहानी है कि पहले क्या था, एक ऑडिपस नाम का बच्चा था, उसने क्या किया, अपनी माता के लिए अपने पिताजी का क्या कर दिया, मतलब पिताजी को मार दिया था, तो उसी के नाम पर इस ग्रंथि के नाम ऑडिपस रख दिया। ऐसे इलेक्ट्रा नाम की लड़की थी, उसने वो अपनी माता से बहुत ज्यादा द्वेष रखती थी और अपने पिता के लिए उसने माता का खून कर दिया, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रा ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑडिपस, तो नाम तो समझ में आ रहा है, ऑडिपस क्या है, एक मेल है, और मेल जो है ऑब्वियस सी बात है फीमेल के प्रति यानी माता के प्रति आकर्षित होंगे, और इलेक्ट्रा क्या है, एक फीमेल है, फीमेल मतलब लड़कियां जो होंगी पिता के प्रति आकर्षित होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, हम बात करें किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था को हम इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था भी से कहते हैं। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है, किशोरावस्था तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था का है। क्रोनेन ने क्या कहा, किशोरावस्था ही वर्तमान शक्ति व आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है, क्रोनेन ने कहा है। किशोरावस्था की अगर हम विशेषताएं के बारे में बात कर ले तो जो किशोरावस्था है उसको हमने 2 भागों में बांटा था, आपको पता भी होगा। अगर आपको आपको देखना है तो आप जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो 2 अवस्था में मैंने इसको बांटा था। पहली अवस्था थी पूर्व किशोरावस्था, दूसरी अवस्था थी उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो थी वो 12 से 16 साल तक थी और उत्तर जो थी वो 17 से 19 वर्ष तक थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसको तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, वीर पूजन का काल भी कहा जाता है, उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है, मानसिक विकास यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, देश प्रेम की भावना डेवलप हो जाती है, सोचना, जहाँ बच्चा जो सोचता है वो तार्किक व औपचारिक रूप से सोचता है, परिपक्वता की अवस्था भी से कहते हैं, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना यहाँ पे आ जाती है, एज ऑफ ब्यूटी भी से कहते हैं, सजने संवरने की अवस्था भी से कहा जाता है। तो देखिए अगला जो है आपका है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को इसको हम जन्मात्मकता की अवस्था भी कहते हैं। ये 18 to 60 ईयर्स तक की होती है। जन्मात्मकता का मतलब क्या है, जन्मात्मकता एक ऐसा टर्म होता है जिसमें व्यक्ति अपने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो अभी हम पानी को बचा रहे हैं, तो पानी को हम सेव कर रहे हैं, किस लिए सेव कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसको पानी की समस्या ना झेलनी पड़े। तो इसको हम कहते हैं जन्मात्मकता। तो ये प्रौढ़ावस्था में विशेष रूप से पाई जाती है। ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है, जन्मात्मकता कहलाती है। ये तो हो ही गया। फैसला लेने में सक्षम, इसमें व्यक्ति जो होता है
पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से फैसला लेने में सक्षम हो जाता है, और इसमें बच्चा जो है पारिवारिक गतिविधियों में ज्यादा लिप्त रहता है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये थी आपकी जो है प्रौढ़ावस्था की विशेषता। देखो वैसे विशेष रूप से हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किशोरावस्था तक ही पढ़ना है, किशोरावस्था तक की विशेषताओं को ही पढ़ना है, बाकी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। ठीक, बाल विकास के सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है वो है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच विकास का क्रम समान होता है, किंतु विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। क्रम तो समान होता है, सभी में विकास का क्रम तो समान होगा, लेकिन विकास की जो गति होगी, विकास जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा प्रत्येक व्यक्ति में। ठीक है, आगे देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास जो होता है यहाँ पे विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, जिसे हम मस्तकाधोमुखी सिद्धांत कहते हैं, या सिरापदोमुखी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, या सेफेलोकोडल भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों का मतलब यह है सिर से पैर की ओर। और एक सिद्धांत क्या कहता है, एक ये होता है विकास की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है, इसको हम प्रोक्सिमोडिस्टल थ्योरी भी कहते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत भी कहते हैं, या समीप दूराभिमुख सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बढ़े निरंतरता का सिद्धांत। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत का मतलब क्या है, विकास प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। ये तो हमने बात कर ही ली थी। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। देखो इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे बच्चा जो होता है, पहले बच्चे का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो ये क्या करता है, पहले क्या करता है, छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, क्योंकि उसके हाथ की जो उंगलियां होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं हो पाती, तो वो सामान्य सी चीजों को पकड़ना, जैसे कपड़ों को पकड़ लेना या छोटी मोटी वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। जैसे ये बड़ा होता है तो उसके अंदर विशिष्टता आ जाती है, तो वो हर एक वस्तुओं को पकड़ना सीख जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी, छोटे बच्चे अपनी उंगलियों से चारों तरफ जड़े हुए कपड़ों को समान रूप से पकड़ना सीख जाते हैं, बाद में वे उन्हीं उंगलियों से पेन, गिलास व आदि पकड़ना सीख जाते हैं। मतलब पहले कपड़ों को पकड़ना तो एक सामान्य सी घटना है, कपड़ों को पकड़ना, लेकिन बाद में उन्हीं उंगलियों के द्वारा पेन, गिलास को पकड़ लेना तो ये एक विशिष्ट हो गया ना। ठीक है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है इसका विकास। फिर है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे के प्रत्येक अंग का जो विकास होता है ना वो एक साथ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए बच्चा जब छोटा होता है तो उसके हाथ भी बढ़ेंगे, उसकी उंगलियां भी बढ़ेंगी, उसके पैर भी बढ़ेंगे, उसके मस्तिष्क का विकास भी होगा, मतलब प्रत्येक अंग का विकास जो है एक साथ होता है। मतलब एकीकरण का मतलब यह है कि एक साथ बढ़ना। ठीक है, आगे देखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत यह है, हम बच्चों को देख करके ये बता सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा में होगा, यानी बच्चे विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं विकास का वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। देखो विकास के वर्तुलाकार गति का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास का जो व्यक्ति का विकास होता है वो एक सीधी रेखा में ना होकर के एक वर्तुलाकार शेप में होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, और इस तरीके से क्यों होता है, क्योंकि उसके जीवन में क्या आती है, बाधाएं आती रहती है, तो उन बाधाओं के कारण विकास जो है बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं हो पाता। एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरी लाइफ टाइम विकास करते ही जाओ, कभी कभी कोई ना कोई ऐसी फेज आ ही जाएगी कि आपके सामने बाधा आएगी और आपका विकास जो है मतलब बाधित हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पे विकास होना स्टार्ट हुआ किसी बच्चे का, तो इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, बाधा जब आती है तो विकास क्या हो जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है, ये पीछे की तरफ आ गया। फिर ये क्या करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बाधा आ गई, मान लो आप बीमार पड़ गए तो फिर पीछे की ओर विकास होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ रहे हो आप, फिर कोई ना कोई बाधा आएगी, फिर आप पीछे की तरफ आ जाओगे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ा, देखो फिर बाधा आ गई, फिर पीछे की तरफ आ गए, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे की तरफ आ गए। तो इस तरीके से विकास क्या होता है, वर्तुलाकार शेप में चलता है, वर्तुलाकार शेप में चलता ही रहता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या कहता है, विकास जो होता है, व्यक्ति का जो विकास होता है वो उसके सारे, देखो विकास के कई सारे टाइप्स होते हैं, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषाई विकास। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाई अगर आपका मानसिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास जो है कहीं ना कहीं ये आपके भाषाई विकास से संबंधित होगा, आपके सामाजिक विकास से संबंधित होगा। तो कहने का मतलब विकास जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल समझ लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया, तो वो उसकी भाषा में पकड़ भी अच्छी नहीं हो पाएगी, वो भाषा को जल्दी नहीं सीख पाएगा। अगर भाषा को जल्दी सीखना है तो उसको अपना मानसिक विकास अच्छे से करना ही होगा, ठीक है। तो विकास जो होते हैं, जितने विकास होते हैं, बौद्धिक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होता है, विकास की गति होती है, वो अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज कल हम पढ़ेंगे ब्राउन फेन ब्रेनर का पर्यावरणीय घटक का सिद्धांत। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। ये सिद्धांत यहाँ पे खत्म हो गए। ये आपका सिद्धांत जो है इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट्स के लिए भी और सुपर टेट, यूपीटेट के लिए भी। ब्राउन फेन ब्रेनर का पर्यावरणीय घटक का सिद्धांत, या इसको हम कहते हैं ब्राउन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत। इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।